है ये सब हाँ सर, कि CuBr से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है। तो ऐसे एक तो ऑर्थोटोलुइन और एक पैराटोलुइन का मिक्सचर मिलेगा, ऑर्थो ब्रोमो और पैरा ब्रोमोटोलुइन का मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? 15 में बोला है सोडियम फिनॉक्साइड इज हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर एंड दिस yield a product which on acetylation produces C। ठीक है, तो फिर क्या बोला है? द मेजर प्रोडक्ट फाइनल सेज। तो देखो हमने ऐसा पढ़ा है ना कि अगर OH होता है उसका रिएक्शन CO2 से करवा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? CO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें प्रेशर और टेम्परेचर के साथ? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, फिर इसका असाइलेशन कर रहे हैं, मतलब असाइलेशन कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो Ac2O ले लो। Ac2O क्या होता है? Ac2O इज दिस, है ना, या फिर इसकी जगह हम लोग CH3COCl भी ले सकते हैं, दोनों ही सेम प्रोडक्ट देते हैं। तो असाइलेशन होगा तो यहाँ पर असाइलेशन में क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 नहीं लिया है, एसिडिक मीडियम लिया है साथ में। ठीक है, तो जो मेरा असाइलेशन होगा वो बेंजीन रिंग पर नहीं होगा, यहाँ पर कहीं हो जाएगा, तो ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, बताया ऐसा रिएक्शन मैंने पहले भी। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? फिनॉल रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, ठीक है, in presence of NaOH to form product A. A product react with Br2 to form product B. A and B respectively। ठीक है, अब देखो फिनॉल रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट क्या होगा? बताइए। सर CH3CHOCl। मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट ना, क्या होगा? CH, सर मतलब फॉर्मल्डिहाइड में सर क्लोरीन और वो लग जाएगा, मिथाइल आइटम। एक सेकंड रुकिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट क्या होगा? ये होगा क्या? बोलिए, बोलो यार। हाँ सर। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये है मेरा मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट। ठीक है, मैंने मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट बना दिया। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड में H की जगह क्लोरो लगाना था। फिनॉल रिएक्ट विद मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो देखो इसका इससे रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो NaOH क्या करेगा? सबसे पहले तो इसके एसिडिक H को ले जाएगा, इसको बना देगा न्यूक्लियोफाइल। इधर क्या है? Cl C डबल बॉन्ड O OCH3। अब ये क्या करेगा? अब देखो C डबल बॉन्ड O के इधर तो एस्टर वाला ग्रुप है जो लीव होना चाहता है SN2TH रिएक्शन के लिए, इधर Cl वाला ग्रुप है जो लीव होना चाहता है SN2TH रिएक्शन के लिए। तो दोनों में से कौन सा ग्रुप लीव होगा? Cl वाला या OCH3 वाला? बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? Cl। Cl वाला। ये है मेरा बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो क्या होगा? SN2TH रिएक्शन होगा यहाँ पर और ये Cl वाला ग्रुप लीव कर जाएगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा। सही बनाया मैंने? हाँ सर। तो ये बना है क्या? प्रोडक्ट ए। दिस इज प्रोडक्ट ए। SN2TH रिएक्शन हुआ है ना, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप था, वो लीव कर गया। अब क्या बोला है? ए रिएक्ट विद Br2। अब इसको Br2 से रिएक्शन करवाना है। Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? Br2 से रिएक्शन करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर इस ग्रुप के पास लोन पेयर है, मतलब ये ग्रुप कैसा है?
एक्टिवेटिंग, तो इसके ऑर्थो पर नहीं, इसके पैरा पर बी आर लगेगा, तो ये दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ये मेरे आंसर है। उसके अकॉर्डिंग देख लो आंसर कौन सा आएगा, आंसर इज फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए? हाँ सर। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग जेई मेन ऑनलाइन में। जेई मेन ऑनलाइन में बोलो सर फर्स्ट वाला 10, फर्स्ट वाला और 10th 11th 10th 11th, और बोलिए 15 और 17। सर 8th 15 17 8। ठीक है, और कोई डाउट है तो बोल दीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मैंने तुम्हें पढ़ाया है, कहाँ पर ये पढ़ाया है मैंने, सेमी पिनाकोलोन में, सेमी पिनाकोलोन में मैंने तुम्हें पढ़ाया है ये क्वेश्चन। ये जैसे मान लो इधर NH2 है और इधर OH है, रिएक्शन करवाया NaNH2 और HCl, या फिर H2SO4 तो HNO2 ही मान सकते हैं। मैंने तुम्हें पढ़ाया है RNH2 का रिएक्शन अगर HNO2 से करवाते हैं तो R कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर कार्बोकेटाइन जनरेट होगा ये, और इधर OH। अभी किसकी जैसा बन गया ये रिएक्शन, पिनाकोलोन जैसा हो गया क्या, बोलो। हाँ सर। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें है ना शिफ्टिंग होगी ग्रुप्स की शिफ्टिंग कैसे होगी कि भाई ये मिथाइल तो उधर शिफ्ट हो जाएगा, एक मिथाइल, और इस कार्बोकेटाइन इधर आ जाएगा, क्योंकि OH के पास कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर OH निकल जाएगा, ये पूरा नहीं बता रहा मैं, ये पिनाकोलोन में मैंने बताया हुआ है, तो ये मेरा आंसर होगा, आंसर इज सेकंड। दिस इज सेमी पिनाकोलोन, और सेम रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, NH2 और OH ग्रुप पास पास हो तो सेमी पिनाकोलोन में, नोट्स में देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन 8 क्वेश्चन में क्या बोला है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। अब देखो है क्या वो, हमारे पास एक तो बेंजीन है, इधर OH लगा है, इधर Me लगा है, OMe लगा है ना, मिथॉक्साइड। अब पहले स्टेप में रिएक्शन करवा रहे हैं एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो तुम मुझे बताओ कौन जनरेट होगा, असाइलेशन पहले होगा या एल्काइलेशन पहले होगा, मतलब AlCl3 हमें दे रखा है ना, तो दोनों में से एक Cl होगा। तो देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, असाइलेशन इज फास्टर देन एल्काइलेशन, ये चीज मैंने तुम्हें कभी बताई नहीं, अभी बता रहा हूँ, असाइलेशन इज फास्टर देन एल्काइलेशन। तो ये तो यही रहेगा, असाइल कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, ठीक है, असाइल कार्बोकेटाइन मेरा जनरेट होगा। अब दो ग्रुप है, एक तो OH है और एक OR है, दोनों में से मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, OH इज मोर एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो या तो इसके ऑर्थो पर या पैरा पर हमारे ये ग्रुप लगेगा, तो हम बोलेंगे कि इसके कहाँ लगा है, बोलो, पैरा पे लगाए है ना, ठीक है। बट यार हम लोग ऐसे करेंगे तो देखते हैं, है ना, तो हम लोग इसके पैरा पर लगाएंगे, पैरा पर लगाएंगे तो पैरा पे लगाएंगे तो OMe का रिपल्सन ज्यादा आएगा ना, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा पैरा पे लगाएंगे तो OMe का रिपल्सन ज्यादा आएगा, क्योंकि OH पर इसलिए नहीं लगाते थे हम लोग, OH के ऑर्थो पर इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि ऑर्थो रिपेल करता था, बट उधर जाएंगे तो OMe का पैरा भी तो रिपेल करेगा, सॉरी OMe भी तो रिपेल करेगा। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हम लोग मेजर क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि OH रिपेल करता था, अब उधर OMe तो OH से भी बड़ा है, वो ज्यादा रिपेल करेगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसके यहीं पे ही लगा लेते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2CH2Cl, ठीक है।
बट हमारा आंसर तो नहीं आएगा ऐसे, हमने कुछ तो गड़बड़ कर दी। मतलब ये लाइन मैंने बोला था जहां तक मेरे को याद आ रहा है, अभी मेरे को पता नहीं यार सही याद आ रहा है या गलत याद आ रहा है। आई थिंक मैंने ना ये गलत लिखा है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है ये एल्काइलेशन असाइलेशन वाला ही ऑर्डर मैंने उल्टा लिख दिया है। हमको ऐसा लिखना चाहिए था क्या, एल्काइलेशन इज फास्टर देन असाइलेशन, क्योंकि फिर आंसर नहीं आएगा ना, और हमें दोनों में से किसको फास्टर बनाना वो देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, एल्काइल वाला कार्बोकेटाइन जनरेट होगा CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, ऐसा होगा है ना। अब अगर हम लोग देखें OMe इधर है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया CH2 ज्यादा तो नहीं लगा दिए मैंने, ज्यादा लगा दिए ना CH2, ये दो ही लगेंगे ना, CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, और इधर क्या आएगा OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये मैंने पहले स्टेप में एसाइलेशन हुआ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर SN2TH होगा। समझ रहे हो कैसे होगा SN2TH? हाँ सर। OH आएगा, ये इधर जाएगा और इधर से Cl निकल जाएगा RCOCl, ठीक है। तो SN2TH होगा, तो यहाँ पर देखो CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर O, ऐसा बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मेरा आंसर क्या होगा, थर्ड। तो इस बात को याद रखें, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, एल्काइलेशन इज फास्टर देन असाइलेशन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 1 हो गया, 8 हो गया, 10 11 15 17। क्वेश्चन नंबर 10, products A and B formed in the following reaction are respectively। अच्छा, SO3H है, इधर NH3 प्लस और एसीटेट है ना, सॉल्ट है, ये रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 से, तो A क्या बनेगा। यार ये रिएक्शन तो मुझे याद आ रही है, बड़ी खतरनाक रिएक्शन थी, लास्ट ईयर की यादें ताजा हो रही है मेरी। इस क्वेश्चन को ना एक बार के लिए रहने दो ना, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ना, मुझे याद आ गया इस क्वेश्चन को देख के, इसमें कुछ तो खतरनाक हो रहा था, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 को मेरे को याद दिलाना है ना, मैं एक बार इसको देखूंगा फिर बताऊंगा ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है, ठीक है, CHO है या CH2 है, क्या लिखा है ये, CHO ही लिखा है क्या ऊपर, सर OH CCH2 COCl, तो ये यही हुआ ना, CHO CH2 COCl, हाँ ऐसा। सर। हाँ सर। पहले स्टेप में ये डाला है ना, ठीक है, पहले स्टेप में ये डाला है तो क्या होगा, और दूसरे स्टेप में डाला है H2SO4 के साथ हीट किया है, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, या तो ये इस पे अटैक करेगा या इस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे अटैक करेगा तो SN2TH रिएक्शन होगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो NAR होगा ना, मतलब यहाँ पे अटैक करेगा तो एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा।
ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया ए बी रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, देन ए, देन एस, देन ई। सबसे फास्ट ए बी रिएक्शन, देन एडिशन, देन सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन। कौन सा रिएक्शन हमें करवाना चाहिए? एडिशन वाला। एडिशन वाला हमें करवाना चाहिए। चलिए करवा के देखते हैं क्या होता है। हम लोग सोच तो रहे हैं ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो देखो इधर आएगा ओ एम ई, यहाँ पर ओ है ना, और इस कार्बन पर इधर H है, इसका O माइनस इधर आ गया, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर Cl, ऐसा होगा। अब क्या करें हम लोग यार, समझ नहीं आ रहा है, तो क्या कर दिया हमने। क्योंकि इसमें वापस से COCl बनाने के लिए तो कैसे हम लोग करेंगे। एक सेकेंड रुकिए ना, मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ। 16 अप्रैल का हुआ ना, क्योंकि अब इसमें आगे क्या सोच सकते हैं बताओ। सर फर्स्ट स्टेप में असाइलेशन करवा सकते हैं क्या? असाइलेशन कैसे होगा? मतलब असाइलेशन के लिए एनहाइड्रस चाहिए ना, एनहाइड्रस AlCl3, वो कहाँ है हमारे पास? हाँ सर। वो भी है ना, तो वो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि रिएजेंट, प्रॉपर रिएजेंट हमारे पास है नहीं। एक सेकेंड रुकिए ना, हमने एडिशन रिएक्शन करवा दी इसको न्यूक्लियोफाइल मान के। अगर वो नहीं करवाते, पहले SN2TH करवा देते, बट पहले SN2TH कैसे होगा? SN2TH तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एडिशन रिएक्शन ये फास्टर होता है। मैंने ऑर्डर में हमेशा यही लिखवाया ना, एडिशन रिएक्शन फास्टर होता है सब्स्टिट्यूशन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन SN2TH से फास्टर है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, अब मेरे पास सॉल्यूशन है। देखो इसके सॉल्यूशन में इन्होंने क्या करा है, सॉल्यूशन में तो इन्होंने यही करा है भाई, पहले SN2TH रिएक्शन करवा दिया है। पहले SN2TH करवाएंगे तो ठीक है, फिर तो हम ही कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पहले SN2TH करवाने का क्या सेंस है? मतलब पहले कैसे करवाएंगे हम लोग SN2TH? एक सेकंड रुके यार, एक तो मैं खुद भी भूल जाता हूँ ऑर्डर। मेरे को जहां तक याद है यही होगा, एडिशन रिएक्शंस तो फास्टर ही है एलिमिनेशन रिएक्शन से, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। मैं चेक करता हूँ। ये तो ठीक है, एडिशन रिएक्शन फास्टर है सब्स्टिट्यूशन से, ये तो हमने सही लिखा है। हम्म।
हमने लिखा था एसिड हैलाइड, ये तो ठीक है। हाँ, ग्रिग्नर रिएजेंट की रिएक्टिविटी देखें तो भी एल्डिहाइड के ऊपर ज्यादा है, मतलब एल्डिहाइड के ऊपर फास्ट रिएक्शन होगा। सही बात है यार, सही लिखा है हमने, मैडम कर तो सही रहे हैं फिर भी। देखो अगर हम लोग पहले ये रिएक्शन करवा के देखें, मतलब ऐसे होने का तो कोई सेंस नहीं है। पहले अगर हम लोग ये रिएक्शन करवा ले, कौन सा SN2TH, तो पहले ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें भी वापस से बनाने का क्या है, मतलब कैसे बन सकता है यार, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पे जाके अटैक कर दे, ठीक है, क्योंकि इस पर थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है ही, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो C डबल बॉन्ड O CH2, इधर C डबल बॉन्ड O नहीं होगा, इधर ऐसा होगा, ये H फिर इधर OH हो जाएगा, क्योंकि ये O माइनस चला जाएगा, कार्बन एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बना रहा है इसलिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हीट करोगे H2SO4 के साथ तो H2O रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वहां पर अल्कोहल है इसलिए। तो हमारा आंसर एक ही केस में आ सकता है बस, कि जब हम लोग पहले SN2TH रिएक्शन कर ले, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आंसर आने की। तो देखो हमारा आंसर SN2TH रिएक्शन पहले करोगे तभी आएगा, अदरवाइज तो नहीं आएगा। और जैसे इनमें 4 ऑप्शन हम लोग देखें, जो हमारा ये है इसमें 4 ऑप्शन देखे, तो चारों ऑप्शन में सारे प्रोडक्ट ऐसे ही दे रखे हैं जिसमें पहले तुम SN2TH रिएक्शन करो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही करना पड़ेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज तो ये रॉन्ग है कंप्लीटली। पहले SN2TH रिएक्शन करना पड़ेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना पड़ेगा। अरे 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 चलो ठीक है, नहीं नहीं सही बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज तो CHO है तो उस पर तो न्यूक्लियोफाइल आके पहले अटैक करके हमारे को वो रिएक्शन देना चाहिए था, बट वो दे ही नहीं रहा है। तो इसमें यही लॉजिक है, इसके अलावा तो मेरे को कोई लॉजिक लग नहीं रहा। कौन सा क्वेश्चन था इसके अलावा, एक और था 15 और 17, क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया। 15 में देखो क्या बोला है, एन एरोमेटिक कंपाउंड A हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस ऑन ट्रीटिंग। पहले तो C7H6O2 कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब उसमें बेंजीन रिंग तो कंपलसरी होगी ही होगी, ठीक है। इसका DU चेक करो, C+1 माइनस H+X-N/2, तो DU कितना आ रहा है यहाँ से बताइए, 8 - 3 5। क्या ये फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 DU ये भी आ रही, C6 था, C7 हो गया, H5 था, बट यहाँ से तो H5 था नहीं, तो H4 ही हुआ, C6 H5 H6, ठीक है। O2 फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये बोलिए जल्दी से। ठीक है, मैंने ये मान लिया बेंजोइक एसिड था ना। हीटिंग विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म्स अ कंपाउंड B, ठीक है। द कंपाउंड B रिएक्शन विद मॉलिक्यूलर बेंजीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिवन कंपाउंड C विद फार्मूला दिस। अरे ये तो बड़ा सिंपल है, देखो इस A को अमोनिया के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओ, ठीक है, प्लस हीट करो, तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के हीट करने पर क्या मिलता है, बोलो। पहले तो ये मिलता है, क्योंकि ये बेस है, ये एसिड है, तो अपना सॉल्ट बनाएंगे, हीट कर देंगे तो क्या बना लेंगे, अमाइड। अब इस अमाइड का रिएक्शन
Br2 प्लस KOH से करवाते तो क्या मिलता है? अमीन, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन पढ़ा है इतना? हाँ सर। और ये C है कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड C, दिस इज कंपाउंड B एंड दिस इज कंपाउंड A। बोला A का स्ट्रक्चर क्या होगा? A का स्ट्रक्चर हमने बता दिया, समझ गए? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इसके बाद। 19 ही है क्या? नहीं सॉरी 17 है। क्वेश्चन नंबर 17। A compound acts on treatment with Br2NaOH provided this which gives positive carbylamine test। देखो C3H9N पॉजिटिव कार्बिलामाइन टेस्ट दे रहा है, पॉजिटिव कार्बाइलामाइन टेस्ट, मतलब ये क्या होना चाहिए? वन डिग्री का अमाइन होना चाहिए। हाँ सर। तो बोला है कंपाउंड एक्स इज, तो देखो ये कौन सा टेस्ट होता है जिसमें Br2NaOH से रिएक्शन करवाते हैं? बताओ Br2NaOH से रिएक्शन करवाते हैं कौन सा टेस्ट होता है? या तो एक तो होता है ये ब्रोमोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, या तो उसमें होता है, या फिर हाफमैन ब्रोमोमाइड में होता है, हाफमैन ब्रोमोमाइड, ठीक है। या तो Br2NaOH हाफमैन ब्रोमोमाइड में करते हैं Br2NaOH या Br2KOH, या फिर ब्रोमोफॉर्म टेस्ट में करते हैं। बट देखो जब ब्रोमोफॉर्म टेस्ट करते हैं तो उसमें अमीन नहीं मिलता है हमको, हमें उसमें क्या मिलता है? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और सॉल्ट। बट हाफमैन ब्रोमोमाइड में हमें क्या मिलता है? हमें अमीन मिलता है, CH3 CH2 CH2 NH2। इसमें ऐसा अमीन मिला होगा हमें, क्योंकि 1 डिग्री का अमीन है 3 कार्बन का, तो यही मिला होगा। तो इसका अमाइड क्या रहा होगा? यही इसका अमाइड रहा होगा। इसमें तुम Br2NaOH डालोगे तो ये अमीन बन जाएगा, बोलो, हाफमैन हाँ ब्रोमोमाइड। सर। तो बस ये डी फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। थोड़ा सा सोचना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। और जेई एडवांस में कहाँ तक दिया था मैंने करने के लिए? 15 तक। करके लेके आए हो? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं पेपर ऐड कर लेता हूँ थोड़े, ठीक है। चलिए जेई एडवांस में हम लोग डिस्कस करते हैं। जेई एडवांस क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15, बोलो। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 15 जेई एडवांस में बोलिए, कोई डाउट है? बताइए। सर 14th वाला। क्वेश्चन नंबर 14, और कोई डाउट है इसके अलावा? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कोई पैराग्राफ का तो नहीं है क्वेश्चन, इंडिविजुअल क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट्स इज, है ना। तो देखो रिएक्शन हो कौन सा रहा है? रेमर-टिमान। रेमर-टिमान हो रहा है, CaCl3 इन सम प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या हमारे को करेक्ट होगा, है ना। CHO फॉर्म करेगा ऑर्थो पे। ऑर्थो पे CHO फॉर्म करेगा, मतलब एक तो ये है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, है ना। तो इसमें देखो इसने बोला है कि P मेजर है Q माइनर है, तो देखो P मेजर है, ये ऑप्शन क्या हो गया?
रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर पूछा है क्यू माइनर है, तो बी ऑप्शन चेक करना है अभी। फिर बोला है आर माइनर है, आर को भी चेक कर लेंगे, सी ऑप्शन भी चेक करना है। डी पूछा है एस मेजर है, ये तो करेक्ट है। देखो ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि इस पर ये स्टार मार्क हो रखा है 14 क्वेश्चन पर, मल्टीपल करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना पड़ेगा। अब देखो इसके अंदर मैकेनिज्म का रोल है, जेईई एडवांस में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैकेनिज्म का तो रोल रहेगा ही रहेगा, मतलब इतना आसान क्वेश्चन तो ये कभी पूछने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो इसमें देखो करना क्या होता है, मैं बताता हूं तुमको। मैकेनिज्म याद है तुम्हें, इसमें क्या मेरा वो होता है, मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है? CCl2। CCl2 होता है ना। तो देखो मैं तुम्हें क्या बताता था, मैं ऐसे बताता था कि जैसे इसमें देखो नीचे मिथाइल भी लगा है तो वो भी लगा देता, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, और OH होता था, है ना। फर्स्ट स्टेप में बेस आया है क्योंकि बेस भी डाला था, तो पहले स्टेप में ये ऐसा बन जाता है O-, ठीक है। अब हमारा कौन आया, इलेक्ट्रोफाइल, ये इधर अटैक हुआ, ये स्टेप RDS होता था, तो हमारे को क्या मिला, डबल बॉन्ड O, ऐसा ऐसा, और इधर H और इधर Cl2- ऐसा, ठीक है, उधर डबल बॉन्ड हो। तो यहां से हमको देखो एक प्रोडक्ट मिल जाता था ऐसा, कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ये O पर माइनस और इधर CH Cl2, ऐसा ही मिलता था, बोलो। हाँ सर। और इधर CH3 था, ठीक है। अब हमसे देखो क्या पूछा है, अगर ये ऐसा ना हो, यहां से देखो क्या करें हम लोग, यहां से नहीं, हम लोग यहां से क्या करें, इस नेगेटिव चार्ज को यहां ले आए, ऐसा भी तो हो सकता है, ये रेजोनेंस करवाएं तो नेगेटिव चार्ज यहां भी तो आ सकता है, बोलो। हाँ। और इलेक्ट्रोफाइल पर ये अटैक करे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से ये ऐसा भी बन सकता है, CHCl2 डबल बॉन्ड OH, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है। कि CCl2 पर ये अटैक करेगा तो यहां से एक H निकलेगा और वो CH-CCl2 पर कनेक्ट हो जाएगा, तो एक प्रोडक्ट हमारा ये भी मिल सकता है। मैंने तुम्हें बताया नहीं था मैकेनिज्म बनाते वक्त, मुझे बताना चाहिए था कि ऐसा पैरा पर एक प्रोडक्ट ये भी मिल सकता है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको भी तुम याद रख सकते हो कि एक माइनर प्रोडक्ट हमें पैरा पर ये भी मिलता है, CHCl2, ठीक है। अब इसका तुम फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो नहीं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है तो फिर वो मेजर वाले मिल जाएगा ना, वो नहीं, ये माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट हमको ये भी मिल सकता है जिसमें नेगेटिव चार्ज है हमारा, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, नेगेटिव चार्ज है हमारा, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो CCl2- बनेगा वो कहीं से H लेकर ऐसा बना देगा, तो एक प्रोडक्ट हमारा ये भी बन सकता है, तो इसको हम लोग एज अ माइनर प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे। तो हमारा कौन सा आंसर आएगा, Q वाला, मतलब बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है, ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग होगा ही, क्योंकि डबल बॉन्ड ही आएगा, OH नहीं आएगा, क्योंकि OH बन जाएगा तो फिर वो एरोमेटिसिटी लूज हो गई ना, तो R वाला आंसर तो नहीं आएगा। R वाला आंसर तो तब होता, OH तभी आता जब बेंजीन रिंग वापस से एरोमेटिक बन जाए, जैसे इसमें बनती है कि ये यहाँ पर ये बॉन्ड देके जाता है तो वापस एरोमेटिक बनता है, तो इधर जाता है फिर वापस OH बन जाता है, तो यहाँ पे तो बॉन्ड ही नहीं देके गया, कोई अपना बॉन्ड देके नहीं गया, तो वापस एरोमेटिक नहीं बनेगा, इसलिए वो डबल बॉन्ड हो ही रहेगा। तो क्यू मेरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, और डी तो हमें पता ही है एस मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। हाँ सर। और कोई डाउट है? नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 से 27 करके लाए, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या है, फिर हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का शीट खत्म हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग नया चैप्टर पढ़ते हैं अब,
क्वालिटेटिव एनालिसिस एनाइन। देखो इस चैप्टर में क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एनाइन में थोड़ा समझने का भी है, रटने का भी है। अगर दोनों ही चीजें हमें करनी पड़ेगी, समझना भी पड़ेगा और रटना भी पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। और तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे, उसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे, तो प्रैक्टिकल में भी ये काम आएगा। उसके लिए भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में भी काम आएगा और जेई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एक्चुअल में वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एनाइन के बारे में। जैसे लैब में हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए सॉल्ट दिया जाता है कि सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो, सॉल्ट में कौन कौन सा कैटायन है, कौन कौन से एनाइन है। तो कैटायन के अलग टेस्ट करने होते हैं, एनाइन के अलग टेस्ट करने होते हैं। उसके बाद ही हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ इसमें ये एनाइन है और ये कैटायन है। सबसे पहले हम लोग एनाइन के टेस्ट पढ़ेंगे, देन कैटायन के, ठीक है। किसी कोई कुछ पूछना चाह रहा है? मधुकरण कुछ बोल रहा था? नहीं सर, सर ठीक है, तो हम लोग देखो सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव एनाइन। तो एनाइन पढ़ाने से पहले मैं कुछ कलर्स तुम्हें बता देता हूँ। कलर्स भी हमें याद होने चाहिए, क्योंकि कलर जब याद रहते हैं ना, तो उस बेस पे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि कलर्स के बेस पर ही बहुत सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कलर्स ही बता देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट कलर्स। कलर्स के ब्याह पर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बताते हैं सबसे पहले वाइट कलर पीपीटी। व्हाइट कलर के पीपीटी कौन कौन से हैं याद रखें, AgCl, PbCl2, Hg2Cl2, ZnS, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट। ये सारे व्हाइट कलर पीपीटी है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्लैक कलर पीपीटी। ये चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये कैटायन एनायन दोनों का ही पार्ट है, बट मैं पहले पढ़ा देता हूँ कि भाई एक बार पीपीटी के कलर याद हो जाएंगे तो काफी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कलर से भी हम लोग काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ब्लैक कलर पीपीटी किसकी होती है? मोस्टली सल्फाइड की पीपीटी ब्लैक कलर की होती है। सारे सल्फाइड है, मरकरी का सल्फाइड, लेड का, कॉपर का, बिस्मिथ का, कोबाल्ट का, निकल का, ठीक है। इसके बाद व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, फिर है येलो कलर पीपीटी। किस किस का येलो कलर का प्रेसिपिटेशन आता है? CDS, AS2S3, SnS2, ठीक है। तो पीपीटी में तो मैंने ऐसे ही बता दिया ना कि ये देखो मेनली हमने देखो कितने पीपीटी लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पीपीटी के मैंने कलर्स तुम्हें बता दिए हैं। और जनरली व्हाइट और ब्लैक कलर के पीपीटी मिलते हैं, बहुत कलरफुल पीपीटी जैसे ब्राउन, येलो, ग्रीन, ये बहुत कम मिलेंगे। जो कॉमन है वही मैंने बताया अभी, है ना। ठीक है, अब इसके बाद बताता हूं मैं क्या। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सम कलर्स, बता रहे हैं अभी, कलर खत्म नहीं हुए। कलर्स ऑफ ऑक्साइड एंड परऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड और परऑक्साइड के कलर्स के बारे में बात करते हैं। वो पीपीटी नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, पीपीटी नहीं है वो। क्रोमियम के 3 ऑक्साइड है हमारे पास, उनके कलर्स क्या होते हैं? ये ग्रीन कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है, और ये वायलेट कलर का होता है। ऐसे ही Mn में देखें तो MnO, MnO2, ये याद होने चाहिए। अगर इनको याद नहीं किया तो कोई सेंस नहीं है फिर। ये पिंक होता है, ये ब्राउन ब्लैक टाइप कुछ होता है, दोनों ही कलर अपीयर होते हैं, और ये वायलेट होता है। ऐसे ही आयरन में बात करें तो FeO और Fe3O4 और Fe2O3।
इसका ब्लैक कलर होता है, इसका ब्राउन कलर का ऑक्साइड होता है। कोबाल्ट में बात करें, कोबाल्ट के ऑक्साइड और निकल के ऑक्साइड, ये दोनों ही ब्लैक होते हैं। सर एक बार कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम के ऑक्साइड आयरन, दिखेंगे क्या? एक सेकेंड रुक। कॉपर के बारे में बात करते हैं। कॉपर के देखो, एक तो Cu2O है, एक CuO है। Cu2O रेड कलर का होता है, CuO ब्लैक कलर का होता है। और अगर कॉपर का हेलोजन में बात करूं और इसमें X का मतलब Cl Br और I है बस, तो ये वाइट कलर का होता है। ठीक है, अब जिंक और लेड के ऑक्साइड देख लेते हैं। जिंक में देखो, एक तो ZnO है, लेड में PbO है, PbO2 है और Pb3O4 है। 4 लोग हैं ना। ये येलो होता है व्हेन हॉट और वाइट होता है व्हेन कोल्ड। जब गर्म होता है येलो कलर का होता है, जब ठंडा होता है व्हाइट कलर का होता है। PbO एकदम येलो कलर का ऑक्साइड है, PbO2 ब्राउन कलर का ऑक्साइड है, PbO3 होता है रेड कलर का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड लेड भी बोलते हैं। तुम्हें पता है Pb3O4 का यूज कहाँ होता है, रेड लेड का यूज? इसका यूज होता है वो सिंदूर में, है ना, वो मांग में जो सिंदूर भरते हैं ना, वो वाला सिंदूर। आजकल तो होता नहीं है, मतलब पहले होता था ना। ऑक्साइड के अलावा भी कुछ अलग इंपॉर्टेंट कलर्स है जो बहुत जगह देखने को मिलेंगे, तो मैं उनको भी लिखवा देता हूँ। सम अदर इंपॉर्टेंट कलर्स कौन कौन से हैं? Hg2I2, Hg2I2, Hgi2, Hgi4 2-, Agi, Ag2CrO4। कलर याद रखे, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूं, कलर सभी के याद रखने का ट्राई करें। कलर में अगर हम देखें तो Hg2I2 होता है ग्रीन कलर का, Hgi2 होता है रेड कलर का। दिस इज कलरलेस। कलरलेस कहीं भी वर्ड लिखा आएगा तो उसको मैं CLS लिखूंगा नेक्स्ट टाइम से। ये येलो होता है और दिस वन इज रेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कलर्स है जो हमको यूज होंगे बार बार वो सारे मैंने लिख दिए, सब कलर्स के बारे में मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर क्वालिटेटिव एनायंस। एनायंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो तुमने कभी लैब में टेस्ट किया है क्या? कैटायन एनायन का कोई सॉल्ट देके टेस्ट किया लैब में कभी 11th क्लास में? हाँ सर। कैसे करते हैं टेस्ट? मतलब तुमको अगर कोई दे दिया कुछ, सर स्मेल टेस्ट वो सब अलग अलग टेस्ट बोलते हाँ हैं। वो अलग अलग टेस्ट होते हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट तुम रिएजेंट लेके शुरू हो जाते हो, ऐसा नहीं होता है। पहले हमें प्राइमरी टेस्ट करने होते हैं, लाइक फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उसका ड्राई हीटिंग टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, इन सब के बारे में सुना है? नहीं सुना? तो देखो पहले हमें प्राइमरी टेस्ट करने होते हैं। मतलब प्राइमरी टेस्ट से हम लोग हल्का फुल्का अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसा 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 होगा। फिर उसके बाद हम लोग वेट टेस्ट करते हैं, जिसमें पानी वानी मिलाकर हम सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर उसके बाद मेजर टेस्टिंग हमारी शुरू होती है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे। उसमें सबसे पहला है हमारा प्राइमरी टेस्ट, कि हम लोग पहले गैसिंग करते हैं कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि ढेर सारे आयंस है भाई, किसका टेस्ट स्टार्ट करोगे? तो पहले प्राइमरी टेस्ट हम लोग करते हैं। प्राइमरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं? तो इसमें देखो कौन कौन से टेस्ट है हमारे। सबसे पहला है बाय फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस से देखेंगे, ठीक है, कि भाई कैसा है वो, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड हम लोग करते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट। मतलब हमारे जो सूखे सॉल्ट को ही हम लोग हीट करना चालू कर देते हैं। इसके अलावा प्राइमरी टेस्ट एक हमारे पास होता है फ्लेम टेस्ट।
फ्लेम में ले जाके उसको बर्न करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। एक होता है बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट है ना। एक होता है फिफ्थ हमारे पास कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। सिक्स्थ एक होता है हमारे पास लास्ट चारकोल कैविटी टेस्ट। देखो सारे ही इंपॉर्टेंट है, फिजिकल अपीयरेंस वाले टेस्ट को छोड़ दें, उसके अलावा तो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं बाय फिजिकल अपीयरेंस, मतलब हमारा सॉल्ट दिख कैसा रहा है, कैसी स्मेल कर रहा है। तो स्मेल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सॉल्ट को लेते हैं, सूखे सॉल्ट को, और रब करते हैं हाथ पे, फिंगर्स के बीच में रब करते हैं। रबिंग करने से क्या होगा, वो एक अलग टाइप का स्मेल देगा। अगर कुछ स्मेल आती है तो हम कुछ ना कुछ तो गैस कर ही लेंगे। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं उसमें ना, या तो अमोनिकल स्मेल आएगी तो कुछ हम लोग बोल पाएंगे, उसमें विनेगर लाइक स्मेल आएगी, विनेगर लाइक स्मेल आएगी तो हम लोग कुछ बोल पाएंगे, उसमें रोटन एग लाइक स्मेल आएगी तो हम लोग कुछ बोल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आता है तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो इस केस में हम लोग क्या क्या हमारे गैस कर सकते हैं, गैसिंग क्या क्या हो सकती है, गैस मारेंगे हम लोग, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो हमारे इन्फेरेंस क्या होंगे, गैसिंग हमारी क्या होगी। अगर अमोनिकल लाइक स्मेल आई तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो सकता है, NH4 प्लस अमोनियम आयन हो सकता है। विनेगर लाइक स्मेल आई तो हम बोल सकते हैं कि भाई एसीटेट आयन हो सकता है, विनेगर लाइक स्मेल आई तो। रोटन एग लाइक स्मेल आया तो सल्फाइड आयन हो सकता है। इनका फेमस स्मेल है ये, रोटन एग लाइक स्मेल मतलब अंडे जैसा स्मेल आ रहा हो, है ना। रोटन एग तो सड़ा हुआ अंडा हो गया, सड़ा हुआ अंडा तो किसने स्मेल किया है, मैंने तो नहीं किया, मतलब बहुत गंदी सी स्मेल आएगी ऐसा मान लो। विनेगर जैसे मतलब अचार वगैरह में आते हैं ना, वैसी स्मेल आएगी तो एसीटेट होगा। अमोनिया की स्मेल, अमोनिया तो स्मेल क्या ही होगा ना लैब में, लैब में कुछ स्मेल करो ना करो, अमोनिया तो स्मेल करने को मिल ही जाता है। बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। ये फिजिकल अपीयरेंस में ज्यादा कुछ नहीं है, हम लोग एकदम सॉल्ट को देखा और हमने बोल दिया अरे ये तो वो है, ऐसा हम ज्यादा नहीं बता सकते। सेकंड हम लोग बात करते हैं ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट मतलब हम लोग हमारे सूखे सॉल्ट को लिया और उसको हीट करना चालू कर दिया। तो उसमें हमारे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं कि क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है, कि हमने उसको हीट किया तो क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो हम देखो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले हम लोग क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है, हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन मैंने बोला कि हमारे को कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस निकल रही है। सूखे सॉल्ट को हीट किया और कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस निकल रही है। अब कोई बोलेगा कि भाई गैस का कलर भी नहीं है, गैस का स्मेल भी नहीं है, तो हमें पता कैसे चला गैस निकल रही है, बोलो कैसे पता चला। सर लाइव मोटर टेस्ट भी कर सकते हैं। देखो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। अब ऐसा तो है नहीं कि हवा चलती है हमारे तो हम हवा में जाके आए तो हमें फील होता है हाँ हवा चल रही है, क्योंकि हवा की भी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। अब ऐसा थोड़ी उसमें कुछ तुम फील करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, जैसे है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, अब उस सूखे सॉल्ट को, इस ड्राई सॉल्ट को ही हम लोग हीट कर रहे हैं, तो उसमें से गैस निकल रही है या हमें ना ही देख के पता चल रहा है ना ही हमें ऑर्डर से पता चल रहा है, स्मेल से भी पता नहीं चल रहा, देख के भी पता नहीं चल रहा। तो क्या करते हैं हम लोग है ना, बहुत छोटे छोटे से पेपर के पार्टिकल्स दो तीन सॉल्ट के ऊपर डाल देते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं उन पेपर के पार्टिकल्स को, है ना, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े हम लोग डाल देते हैं कागज के। अगर उनमें मूवमेंट होता है, अगर वो हिलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ कोई ना कोई तो गैस निकल रही है तभी हिल रहे हैं। तो ऑर्डरलेस कलरलेस गैस होगी तो हम बोलेंगे कौन सी गैस है, CO2। CO2 गैस। तब हम बोलेंगे कि हाँ इस सॉल्ट में कुछ तो ऐसा है जो CO2 गैस दे रहा है। CO2 गैस क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। टर्न्स लाइम वाटर
मिल्की, है ना। इसके बारे में मैं रिएक्शन लिख पाऊंगा तुम्हें। तो पहला ऑब्जर्वेशन हमने बोला कि यार कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकलेगी तो ये हो सकती है, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हम बोल रहे हैं कि कलरलेस गैस है बट विथ ऑर्डर है। गैस तो कलरलेस है बट उसमें कोई ना कोई तो स्मेल है। अब स्मेल से पता लगाएंगे कि भैया क्या हो सकता है। सबसे पहला, अगर H2S गैस होगी मतलब उसमें क्या आएगा, रोटन एग लाइक स्मेल आएगा ना। सल्फाइड आयन में ऊपर पढ़ा ही तो था, H2S में सल्फाइड आयन है, रोटन एग लाइक स्मेल, ठीक है। और इसका एक और काम होता है इस गैस का, क्या करती है ये, टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास वो होता है ना फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर को क्या करेंगे, लेड एसीटेट से गीला कर लेंगे, लेड एसीटेट डाल देंगे फिल्टर पेपर पे, और जिस टेस्ट ट्यूब में तुमने सॉल्ट डाला है, जो H2S गैस इवॉल्व करा है, उसके उस गैस के ऊपर लहराएंगे, उस फिल्टर पेपर ले जाके, मतलब लहराने का मतलब उसके ऊपर ले जाके रख देंगे तो काला कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H2S के सल्फाइड आयन और लेड एसीटेट में लेड 2+ आयन ये क्या बनाते हैं, PbS। और PbS कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। कैसे पता, अरे अभी तो बताया था, देखो ब्लैक PPT के कलर्स में देखो PbS नजर आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भैया हाँ H2S गैस निकल रही है, मतलब सॉल्ट सल्फाइड आयन का है तभी H2S गैस निकल रही है, ठीक है। ये हम गैसिंग कर रहे हैं अभी बस। अगर मान लो SO2 गैस निकलेगी तो कलर तो नहीं, स्मेल कौन सा होगा, तो स्मेल होगा सफोकेटिंग स्मेल, सफोकेटिंग स्मेल। SO2 का स्मेल तुमने सभी ने सूंघा हुआ है, पता कैसा होता है, पता है क्या? वो सांस लेने में तकलीफ होती है। अबे सांस लेने में तो पता नहीं किसी से भी तकलीफ हो जाएगी। हमें ना पटाखे वटाखे जलाते हैं ना दिवाली पे, हाँ 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 सर। तो पटाखे जलते तो एक अलग टाइप का स्मेल आता है, वो तो सभी ने देखा होगा ना, पटाखों का एक बहुत ही यूनिक स्मेल आता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो वो हाँ सर। वो सल्फर वाला स्मेल होता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है SO2 गैस की, ये क्या करता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 की तरह SO2 की भी यही प्रॉपर्टी होती है, लाइम वाटर को मिल्की करता है। अगर मान लो अमोनिया गैस निकलेगी तो ये देखो सारी कलरलेस गैसेस है बट इनका एक ऑर्डर होता है। अमोनिया गैस का स्मेल कैसा होता है, अमोनिकल स्मेल, बहुत ही एक अलग स्मेल आता है अमोनिया का, तुमने सूंघा होगा ना अमोनिया, हाँ सर। कैसा स्मेल आता है? सर नाक जलने जैसा स्मेल है। मतलब है ना, मैंने तो बहुत टाइम पहले स्मेल किया था अमोनिया, मुझे याद नहीं। मतलब ऐसा होता है कि अगर अमोनिया के पास में तुम अपना नाक ले जाओगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली पीछे हट जाओगे, अरे अरे क्या हो रहा है, हटाओ हटाओ हटाओ, ऐसा हाँ लगने सर, लगता है सूंगा। है ना। हाँ और सर। अमोनिया की देखो एक और प्रॉपर्टी होती है, अमोनिया का रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो NH4Cl के क्या निकलते हैं, व्हाइट फ्यूम्स। मतलब कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। हमारे पास टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, इधर से नीचे इसमें आग लगा रहे हैं ना, टेस्ट ट्यूब को हीट दे रहे हैं ना, इसमें सॉल्ट रखा हुआ है, यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर सॉल्ट रखा है, और यहाँ से क्या निकल रही है, अमोनिया गैस। अब तुम क्या ले गए, एक तुम है ना रॉड ले गए, है ना, एक रॉड ले गए, ये क्या है, ग्लास रॉड। ग्लास रॉड का यूज करते हैं लैब में जनरली, और इसको ग्लास रॉड के ऊपर क्या चिपका रखा है तुमने, ग्लास रॉड को किसमें डिप करके ले गए, पहले किसमें डिप किया है ग्लास रॉड को, HCl। HCl में डिप करके ग्लास रॉड को ले गए और जहां से अमोनिया गैस निकल रही थी वहां ले गए। तो क्या होगा, वो अमोनिया के फ्यूम्स कौन से कलर के हो जाएंगे, अब पहले तो उसमें कोई कलर नहीं था, कलरलेस था, अब अमोनिया के फ्यूम्स कौन से कलर के हो जाएंगे, वाइट। वाइट। व्हाइट कलर के हो जाएंगे। ठीक है, हम बोलेंगे भैया व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं, मतलब अमोनिया है, क्योंकि NH4Cl के व्हाइट फ्यूम्स है। चलिए अब एक और गैस बात करते हैं,
मान लो CH3COOH वाली गैस निकल रही है, ये भी कलरलेस है बट इसमें स्मेल कैसा होता है, अचार जैसा, विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर लाइक स्मेल आ रहा है तो हम गैस करेंगे हाँ कुछ तो एसिटेट आयन जैसा कुछ तो है सॉल्ट में, ठीक है। अगर मान लो HCl गैस निकल रही होगी तो इसका स्मेल कैसा होता है, बहुत ही पंजेंट स्मेल होता है ना, मतलब भाई अमोनिया जैसा कि बस पास में गए तो दिमाग खराब हो जाएगा, अरे भाई क्या है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब रेड लिटमस ब्लू नहीं, ब्लू लिटमस रेड। एसिड है ना, HCl एसिड है तो ब्लू हाँ को सर। रेड करेगा। एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ब्लू लिटमस को रेड करने की। तो देखो हमने अभी तक देखो एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस थी, सिर्फ एक CO2 कलरलेस बट विथ ऑर्डर H2S, SO2, अमोनिया, CH3COH और HCl, है ना। अब ड्राई हीटिंग में एक और टाइप की गैस हो गई कि ऐसी गैस जिसमें कलर भी हो और ऑर्डर भी हो, तो हम बोलेंगे कलर्ड गैस विथ ऑर्डर, स्मेल भी हो और कलर भी हो। तो जैसे मान लो Cl2 गैस निकल रही होगी, Cl2 गैस का कौन सा कलर होगा, लाइट येलो। अगर लाइट येलो कलर की कोई गैस निकल रही है तो हम बोलेंगे हाँ Cl2 हो सकता है। Br2 गैस निकल रही होगी तो उसमें हम लोग बोलेंगे कौन से कलर की होगी, रेडिश ब्राउन गैस, ठीक है। अगर I2 गैस निकल रही होगी तो कौन से कलर की होगी, वायलेट, या फिर इसको बोलते हैं लाइलैक, है ना, लाइलैक या वायलेट होगी, ठीक है। एक हमारे पास एक और कलरफुल गैस होती है NO2 गैस, ज्यादातर यही 4 कलरफुल गैस होती है, ये भी कौन से कलर की होती है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग ड्राई हीटिंग टेस्ट कर रहे थे, उसमें ऑब्जर्वेशन में स्टार्टिंग के 3 ऑब्जर्वेशन कलर वाले थे, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, कलरलेस गैस विथ ऑर्डर और कलर्ड गैस विथ ऑर्डर, ठीक है। फोर्थ हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ, इसी कलर से नहीं लिखता हूं, व्हाइट से लिख देता हूं, इफ द मिक्सचर swells up on heating, मतलब हमने ड्राई टेस्ट कर रहे हैं, सॉल्ट का, ड्राई सॉल्ट था उसको हीट किया और सॉल्ट क्या, उस सॉल्ट में स्वेलिंग आ गई हीट करने पर, तो हम बोलेंगे इट कैन बी बोरेट, मतलब या तो बोरेट आयन हो सकता है और फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट आयन हो सकता है, ठीक है। बोरेट आयन या फिर फॉस्फेट आयन हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा था ड्राई हीटिंग टेस्ट। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट, थर्ड वन इज फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट को पढ़ते हैं। फ्लेम टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, पता है किसी को, बोलो। अच्छा तुम्हें एक चीज तो पता होगा, सब हम लोग प्लैटिनम सॉल्ट लेके उसे फ्लेम के पास लेके जाते हैं। अच्छा ना, चलो ठीक है, वो तो अच्छी बात है। तुम्हें एक चीज ऐसा पता होगा कि हम लोग जो हीटिंग करते हैं उसमें हम लोग है ना एक बर्नर का यूज करते हैं, इसको बंसन बर्नर बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। तो उस बर्नर का क्या स्पेशलिटी होता है वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, है ना। उसको बंसन बर्नर बोलते हैं, उसका स्पेशलिटी क्या है। तो देखो हमारे पास दो चीजें है ना, एक तो होता है ये, ठीक है। मैं ना बनाने का ट्राई करता हूँ, देखते बनता है या नहीं। एक तो है ये मेरा कैंडल,
कैंडल से हीट क्यों नहीं करते, बंसन बर्नर से ही क्यों हीट करते? टेस्ट ट्यूब को बोलो। सर बर्नर में हम फ्लेम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ ये बात भी सही है, कम ज्यादा भी तो करना होगा हमें, है ना। देखो अब मैं थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो कैंडल होती है ना, कैंडल के अंदर देखो कैंडल की जो हीट निकलती है, कैंडल सबने जलती हुई देखी होगी, ये कौन से कलर की होती है कैंडल की? ये ऑरेंज कलर की होती है ना कैंडल की, जो हीट दिखती है हमें ऑरेंज ही होती है आई थिंक, बोलो। हाँ सर। और घर में हम लोग एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, वो कैसे कलर की हीट देता है? सर ऊपर ब्लू। ऑरेंज रहता है। ब्लू ऑरेंज ऐसा कुछ देता है ना। और जो कैंडल होता है उसमें जो ये वहां पर यहाँ पर ये वाला रीजन जो होता है ना, ये वाला रीजन कैंडल में जो ये वाला रीजन होता है, ये हमारा हॉटेस्ट होता है ना। मतलब कैंडल सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ से देगा या सबसे ज्यादा हीट कहाँ से देगा? सबसे ऊपर वाले यहाँ से देगा, ठीक है। ऐसे ही जो बंसन बर्नर होता है वो इस यहाँ साइड से, है ना, कोई भी साइड पर देख लो, यहाँ से वो क्या रहेगा, बंसन बर्नर हॉटेस्ट रहेगा। तभी तुमने देखा होगा लैब में, तुम्हारा जो लैब असिस्टेंट होता है वो साइड की हीट से ही उसको हीट करेगा, अगर उसको थोड़ी समझ होगी तो, नहीं होगी तो फिर वो कहीं से भी कर लेगा, ठीक है। अब इसमें देखो दो फ्लेम होती है, एक तो ये अंदर वाली फ्लेम और एक ये बाहर वाली फ्लेम। जो बाहर वाली फ्लेम होती है कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। और अंदर वाली फ्लेम कौन से कलर की होती है? जिसको हम येलो या फिर ऑरेंज बोल सकते हैं। दो कलर का फ्लेम दिखता है बंसन बर्नर में, अंदर वाला येलो या ऑरेंज होता है, बाहर वाला ब्लू होता है। जो ये बाहर वाली फ्लेम होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये ध्यान रखना है सभी। और जो ये वाली फ्लेम होती है अंदर वाली येलो कलर की, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम या फिर ल्यूमिनस फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस फ्लेम। जो अंदर वाली फ्लेम होती है ब्लू फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या फिर नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, बंसन बर्नर में दो कलर की फ्लेम होती है, अंदर वाली फ्लेम येलो या ऑरेंज कलर की होती है जिसको हम लोग रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, या फिर ल्यूमिनस फ्लेम होती है। बाहर वाली ऑक्सीडाइजिंग होती है, ऑक्सीडाइजिंग क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। समझ में आई बात? हाँ सर। अब देखो हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअली लिखा है ना, मतलब हमेशा नहीं है, 90% केसेस में, ऑल द टेस्ट एंड हीटिंग इज डन इन ब्लू फ्लेम। सारी हीटिंग सारे टेस्ट ब्लू फ्लेम में ही होते हैं। तो कहाँ नहीं होते ब्लू फ्लेम में? तो हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, मतलब ऑरेंज फ्लेम। रिड्यूसिंग फ्लेम यूज्ड ओनली इन बोरेक्स बीड टेस्ट एंड चारकोल कैविटी टेस्ट। तो ये बात को ध्यान रखें, सारे एक्सपेरिमेंट सब कुछ हम लोग ब्लू फ्लेम में करते हैं एक्सेप्ट बोरेक्स बीड टेस्ट एंड चारकोल कैविटी टेस्ट, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक फ्लेम में मैंने कुछ बताया नहीं है तुम्हें क्या होता है ना। तो पहले तो फ्लेम के कलर से याद रखें कि किसको फ्लेम में ले जाने पर कौन सा कलर देता है। तो उसके लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूं, उसमें मैं सारे कलर लिख देता हूं, तुमने याद रखने, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, हम लोग एस ब्लॉक के बारे में ही पढ़ेंगे ज्यादातर। बेरिलियम और मैग्नीशियम, इसमें लिखते हैं डू नॉट गिव
फ्लेम टेस्ट, ये बात ध्यान रखें, डू नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, ठीक है। लिथियम में हम लोग बोलते हैं ये कौन सा कलर देता है, क्रिम्सन रेड फ्लेम के अंदर। सोडियम फ्लेम में सोडियम का आयन होगा, वो फ्लेम में कौन सा कलर देगा, गोल्डन येलो, मतलब वो फ्लेम को ही गोल्डन येलो कलर की कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है पूरी फ्लेम को ही, हल्का हल्का गोल्डन येलो कलर हमें दिखेगा। और फ्लेम टेस्ट में कलर आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, समझ में ही नहीं आता कौन सा कलर है। पोटेशियम होगा तो लाइलैक देगा, कैल्शियम होगा तो ब्रिक रेड देगा, स्ट्रॉन्शियम होगा तो ये भी क्रिम्सन रेड देता है, एंड द लास्ट वन बेरियम देगा ग्रीन, एप्पल ग्रीन, जो ग्रीन वाला एप्पल होता है हल्का हल्का ग्रीनिश एप्पल, उसके जैसा कलर देता है। तो क्या हम डायरेक्ट ही मेटल को ले जाके बस गर्म करने लग गए और कलर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, द क्लोराइड्स ऑफ द मेटल आर मोर volatile as compared to other salt, ठीक है। and these are prepared by mixing of the, ऐसे लिखते हैं, these are prepared by mixing the compound with little concentrated HCl। हमने करना क्या है, हमने, हमारे को सॉल्ट मिलेगा, अब हमारे सॉल्ट में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल दे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाल देंगे तो एक पेस्ट सा बनेगा। पेस्ट बनने का मतलब क्या है, हमारे जो मेटल था उसने क्लोराइड के साथ अपने मेटल का क्लोराइड बना लिया, जो कंपैरेटिवली मोर वॉलेटाइल होता है। अब उसको डायरेक्ट उस पेस्ट को हम लोग प्लेटिनम के वायर पर या किसी भी चीज पर रखते हैं और ले जाकर हीट करते हैं, ठीक है, तो हमें कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा, ठीक है। ऑन heating in non-luminous flame, they give characteristic color to the flame, ठीक है। हम लोग जो पेस्ट हमारे को मिलेगा उसको प्लेटिनम वायर पर लपेटना है, प्लेटिनम वायर पर उस पेस्ट को लेना है, फिर उस वायर को डायरेक्ट फ्लेम में ले जाकर रख देना है। उससे क्या मिलेगा, उससे हमें एक फ्लेम के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आएगा। तो कलर को याद रखें और ये भी याद रखें, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते। समझ गए इतनी बात? हाँ सर। चलिए अब लास्ट एक और पढ़ा देता हूँ, फिर हम ना फिर खत्म करते हैं आज का लेक्चर। फोर्थ वन इज बोरेक्स बीट टेस्ट। इंपॉर्टेंट है बोरेक्स बीट टेस्ट, ये तुमको मैंने पहले भी बताया है ना कभी, बोरेक्स बीट टेस्ट। B3N3H6। अबे नहीं बताया मैंने तुम्हें, बताया है 11th क्लास में जब ग्रुप नंबर 13-14 पढ़ा रहा था तभी बताया होगा बोरेक्स बीट टेस्ट। तो देखो पहली चीज तो बोरेक्स होता क्या है, तुम्हारी यादें ताजा कर दूं तो Na2B4O7.10H2O, ये क्या होता है, बोरेक्स होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन हीटिंग बोरेक्स फॉर्म अ कलरलेस ग्लासी बीड, ठीक है। एक कलरलेस ग्लासी बीड बनाएगा। कैसे कलर की होगी वो डिपेंड करेगा, हर सॉल्ट के लिए अलग अलग है ना। कैसा होता है इसमें, पहले जनरल मेथड लिख देता हूं फिर उसके बाद पूरा समझाऊंगा मैं कैसे होता है। जैसे
Na2B4O7.10H2O था, है ना। इसको हिट किया तो हमें क्या मिलता है, Na2B4O7, वाटर निकल गया। फर्दर हिट करा तो हमें मिलता है NaBO2 प्लस B2O3, NaBO2 प्लस B2O3। इसी को ही बोलते हैं ग्लासी बीड। बहुत मुश्किल से मिलती है, इतनी आसानी से नहीं मिल जाती ग्लासी बीड, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट को करना होता है। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या, उसका प्रोसेस क्या है वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रोसेस देखो क्या है, ये ग्लासी बीड हमें मिल गई, उसमें हम लोग लिखते हैं आगे क्या, द ग्लासी बीड is dipped in a mixture of a given salt in concentrated HCl, ठीक है। It is then heated in ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। हम ग्लासी बीड जो मिली है हमारे को, उस ग्लासी बीड को सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का मिक्सचर होगा उसमें डिप करेंगे, ठीक है। फिर उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करेंगे। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करा, कलर ऑब्जर्व किया, फिर नोट कर लेंगे हाँ ये कलर आया, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे आगे क्या, हीटिंग इज देन कंटिन्यूड इन रिड्यूसिंग फ्लेम। अब रिड्यूसिंग फ्लेम में भी हीट करेंगे, है ना। रिड्यूसिंग फ्लेम अगेन, फिर हम बोलेंगे कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड। कलर इज ऑब्जर्व्ड एंड नोटेड, कलर हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, नोट कर लेंगे भाई रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर क्या आ रहा है, ठीक है। बोथ ऑब्जर्वेशंस आर मेड इन हॉट एज वेल एज कोल्ड कंडीशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई उस ग्लासी बीड को सॉल्ट में डिप किया, फिर उसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट किया, तो जब गर्म थी हमारी फ्लेम तब उस बीड का कलर क्या था, बाहर निकाला, फिर ठंडा किया बीड को, फिर कलर क्या। ऐसे ही ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म था तब कलर क्या था, फिर ठंडा किया तो कलर क्या था, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑन हीटिंग विथ कलर्ड सॉल्ट, सॉल्ट होगा उसका कुछ ना कुछ तो कलर होगा ही, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी। ऑन हीटिंग विथ कलर्ड सॉल्ट ग्लासी बीड फॉर्म अ कलर्ड मेटाबोरेट, मतलब जो बीड जो कलर बनेगा वो मेटाबोरेट का बनेगा इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है, जैसे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, इसको हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, CuO प्लस SO3। फिर ये CuO क्या करता है, इसको ग्लासी बीड के साथ कर रहे हैं हम लोग, ग्लासी बीड में डाला तो कॉपर का मेटाबोरेट बनेगा, दिस इज मेटाबोरेट, ठीक है। और इस बीड का कलर हम लोग क्या देखेंगे, ब्लू बीड बनेगा। कौन सा बीड बनेगा, ब्लू बीड। तो ग्लासी बीड को कॉपर सल्फेट के ग्लासी बीड को कॉपर सल्फेट के सॉल्ट में कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ पेस्ट बना हुआ है कॉपर सल्फेट का, उसमें डाल के ग्लासी बीड को हीट करते हैं तो हमारी बीड का कलर ब्लू हो जाता है, तो हम बोलेंगे हाँ वो कॉपर होगा, और हमेशा मेटाबोरेट ही बनेगा बीड में। इतनी बात समझ आई। हाँ सर। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, रेफर कलर चार्ट फ्रॉम शीट में पूरा कलर चार्ट दे रखा है, वो तुम एक बार देख लेना कौन से सॉल्ट के साथ कौन सा कलर आएगा, बहुत बड़ा नहीं है, 3-4 ही कलर दे रखे होंगे। रेफर कलर चार्ट फ्रॉम शीट।
चलिए अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी इसके बाद चारकोल कैविटी टेस्ट वो सब थोड़े बड़े बड़े हैं ना, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर में, मतलब एक लेक्चर आज हो गया, 2 लेक्चर और मान लीजिए, क्वालिटेटिव एनायन खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।